Assalamu alaikum, dear viewers. How is everyone? Welcome to all of you at my study channel, Infotainment with Asif. Today, we are going to discuss the very important and third lecture of English literature, that is Renaissance Age in English literature. First of all, we see what does the term Renaissance means and where it started. Renaissance is a French word which means rebirth, revival or reawakening of ancients. Ancients में ग्रीक, रोमन, लैटिन ये सारे लर्निंग एंड नॉलेज, आर्ट्स, लिटरेचर ये सारी चीज़ें रिस्टोर हुई थी डार्क एज के बाद। एक रीबर्थ हुई थी, रिवाइवल हुई थी। ये फ्रांसीसी ज़बान का वर्ड है जिसका मतलब होता है रीबर्थ, रिवाइवल और रीअवेकनिंग ऑफ नॉलेज। ये एक तहरीक थी किस चीज़ की? आर्ट की, कल्चर की और लिटरेचर की। It started in Italy in 50th century and came in England in 60th century. ये 15वीं सदी में इटली के शहर फ्लोरेंस से स्टार्ट हुई है और 16वीं सदी में ये 1485 के बाद इंग्लैंड में आई। इसका एक और पॉइंट है, इट इज कॉल्ड गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। गोल्डन एज क्यों कहलाई जाती है? क्योंकि इस एज में ड्रामा, प्रोज और पोएट्री फ्लरिश हुई है, बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुई है, स्पेशली एलिज़ाबेथ के दौर हुकूमत में। रेनेसां पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर इज कॉल्ड द एलिज़ाबेथन पीरियड ड्यू टू हर रेन, क्योंकि ये क्वीन थी उस वक्त। क्योंकि जो एजेस होती हैं उनके नाम डिफरेंट तरीक़ों से रखे जाते हैं, एक तो उस एज की खसूसियात के साथ मिला के, या जो उस वक्त तहरीक चल रही हो उसके ज़रिए उसके नाम पर, या फिर जो रिप्रेजेंटेटिव राइटर्स होते हैं, या फिर जो बादशाहत होती है जिनकी, उनके नाम पर रखा जाता है इनका नाम। तो लिटरेरी ट्रेंड्स जो था वो रेनेसां था, इसलिए इसका नाम रेनेसां पीरियड था। और उस वक्त की जो क्वीन थी, मलका थी, वो एलिज़ाबेथ वन थी, इसलिए इसको एलिज़ाबेथन एज भी कहते हैं और इसको शेक्सपियरियन एज भी कहते हैं, क्योंकि ही वाज द रिप्रेजेंटेटिव राइटर ऑफ द एज। क्योंकि ये उस एज का एक नुमाइंदा लिखारी था, इसलिए इसको शेक्सपियरियन एज भी कहते हैं। Renaissance is called age of enlightenment followed the dark era of English literature. जो मिडिल इंग्लिश पीरियड था उसको डार्क एज कहा जाता है, क्योंकि न्यू जो एडवांसमेंट थी, न्यू लर्निंग्स थी, डिस्कवरीज थी, इन्वेंशंस थी, वो उस दौर में नहीं हुई हैं। क्योंकि वो ज़्यादा मजहबी थे, क्रिश्चियंस थे, तो इंसानियत को और या साइंस वगैरह को वो अहमियत नहीं देते थे, इस वजह से उसको डार्क एज कहा जाता है। और उसके बाद रेनेसां एज आती है जिसको इनलाइटनमेंट कहा गया है। इसमें एक और अहम पॉइंट ये है कि 1485 में दो इम्पोर्टेंट वाक़यात हुए हैं। एक वार ऑफ रोजेस एंड हुई है, दूसरा विलियम कैक्सटन ने थॉमस मेलोरी की एक वर्क था ली मोर्टी डी अर्थर, ये पब्लिश किए थे। और इससे भी जो लिटरेचर को एक तकवीत मिली थी, ट्रांजिशन हुई थी। हम थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं एज की तरफ कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। एक ट्यूडर डिनास्टी थी जो कि 1485 में ही स्टार्ट हुई है। डिनास्टी सल्तनत कहते हैं, जिस तरह हमारे यहाँ उस्मानिया सल्तनत है, मुगलिया सल्तनत है, इस तरह इनकी भी सल्तनत होती थी। ट्यूडर से पहले स्टुअर्ट डिनास्टी थी, उसके बाद ये ट्यूडर डिनास्टी स्टार्ट हुई है हेनरी एट्थ के दौर हुकूमत में आने के बाद। और मैरी और एलिज़ाबेथ ये सारे
ट्यूडर डायनास्टी के बादशाह और मलकाएं थीं, followed by the reign of James Stewart, were years of rising nationalism। और उस वक्त कौमियत परस्ती को तकवीयत मिली है जब ये ट्यूडर डिनास्टी आई है। प्राइड इन द इंग्लैंड एज अ वर्ल्ड पावर, और फिर इंग्लैंड को फख्र की नज़र देखा जाता था कि ये दुनिया के नक्शे पर एक ताकतवर बनकर उभर रहा था। Population of the London grew from around 50,000 in 1520। 1520 में इंग्लैंड की आबादी 50,000 बताई जाती है, और 1600 में ठीक 80 साल बाद 2 लाख हो गई थी। और उसके साथ साथ जैसी आबादी बढ़ी है, फिर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर भी ज़्यादा हो गई है। इंग्लिश जो थे वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया। These years full of wise and discoveries। और इसके साथ साथ लोगों के अंदर एक अवेयरनेस आई है, वो समुद्री सफ़र जो थे वो उन्होंने शुरू कर दिए हैं, और डिस्कवरीज जो थी, दरियाफ्त थी, वो भी शुरू हुई हैं इस दौर में। Pride in England as a national power grew when England defeated the Spanish Armada in 1588। 1588 में स्पेनिश आर्माडा हुआ है, इंग्लिश आर्मी ने इनको शिकस्त दी है। ये भी एक रेनेसां एज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित हुआ है। रेनेसां एज के रेनेसां में कौन कौन सी खसूसियात थी, फीचर्स थी सेलिएंट। पहले नंबर पे ह्यूमनिज्म, क्योंकि ये मैन सेंटर्ड, ह्यूमन सेंटर्ड एज थी। रेनेसां एज से पहले जो एज थी वो रिलीजियस सेंटर्ड थी, नैरो माइंडेडनेस थी, वहाँ पर इंसान को किसी किस्म कोई अहमियत नहीं दी जाती थी। और यहाँ पर ह्यूमनिस्ट्स ने थ्योरीज इंट्रोड्यूस करवाई हैं लिटरेचर के अंदर, जो इंसान को इंसान समझते थे, इंसान को अहमियत देते थे। और यहाँ पर एक और दूसरी खासियत ये है कि आर्ट को फोकियत दी गई है। नेक्स्ट है साइंस, जो साइंटिफिक डिस्कवरीज थी वो हुई हैं इस दौर में, और ये एक शिफ्ट थी फ्रॉम रिलीजियस टू साइंटिफिक माइंडसेट। क्योंकि पिछली जो एज थी उसमें रिलीजियस कंसेप्ट थे, वो साइंस को नहीं मानते थे, एक्सपेरिमेंट्स को नहीं मानते थे। तो ये एज जो है, ये एज ऑफ साइंस, डिस्कवरीज एटसेट्रा। रिलीजन क्या था कि रिलीजन को इंसान और खुदा के दरमियान क्वेश्चनिंग अराइज की गई है यहाँ पर। लेकिन इससे पहले जो एज थी, क्योंकि ये कंपैरिजन करके हम चीज़ों को देखते हैं तो फिर ज़्यादा समझ आती हैं, तो इसका कंपैरिजन हमने पिछली एज से करना है। नेक्स्ट एज जो आएगी फिर इसके साथ कंपैरिजन किया जाएगा उसके। म्यूज़िक को अहमियत दी गई है, म्यूज़िक भी आर्ट की एक किस्म है। न्यू म्यूजिकल डेवलपमेंट्स एंड एक्सेसिबिलिटीज टू द म्यूजिक इम्प्रूव्ड। म्यूजिक को इम्प्रूव करने के लिए जो नई नई तरक्कियाँ हुई हैं, नरिशमेंट हुई है यहाँ पर। एक और अहम पॉइंट है नेविगेशन के हवाले से। नेविगेशन, ये जो समंदरी और पानी का जो सफ़र होता है उसको कहते हैं, किसी समंदरी सफ़र के थ्रू कोई चक्कर लगाना। और more and more areas were being explored on the continents of the world। दुनिया के बराज़मों में बहुत सारे इलाके दरियाफ्त किए गए हैं, एक्सप्लोर किए गए हैं, सफ़र तय किया गया है। सेल्फ अवेयरनेस, individualism, the sense of self was perceived by more and more people in the society। लोगों ने अपने आप की शनाख्त की है, पहचान की है। नेक्स्ट हम देखेंगे राइटर्स में ऑथर्स, प्लेराइट्स एंड पोएट्स। Here is a brief list of major authors, playwrights and poets of English Renaissance। इंग्लिश रेनेसां के जो ऑथर्स थे, प्लेराइट्स थे, ड्रामा निगार्स और पोएट्स थे, ये हम देखेंगे क्योंकि ये तीन लिटरेरी जॉनरास प्रिवेलिंग थे इस एज में। पहले नंबर पे हम देखते हैं जॉर्ज
चैपमैन, ये 1559 को पैदा हुए, 1634 तक। ये एक पोएट भी थे, ड्रामाटिस्ट भी थे, और इनने ट्रांसलेट किए हैं वर्क्स को। और ये जार चैपमैन ही था जिसने होमर के वर्क्स इलियड और ओडेसे को ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में। और विलियम टेंडेल के हवाले से मशहूर है कि उन्होंने न्यू टेस्टामेंट को ट्रांसलेट किया था। ये 1492 को पैदा हुए, 1536 तक। इसको एक ट्रैक राइटर भी कहा जाता है, ट्रांसलेटर भी। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर इस एज की, सर फ्रांसिस बेकन, 1561 को पैदा हुए, 1626 तक। ये बहुत बड़े फिलोसफर और एसेइस्ट गुजरे हैं। इनका जो वर्क है मशहूर, न्यू एटलांटिस और एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, और एसेज थे, बेकन्स एसेज मशहूर हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ये बतौर सिलेबस पढ़ाए जाते हैं। जॉन लिली, ये यूनिवर्सिटी वेट्स में से है। ये 1554 को पैदा हुआ, 1606 तक। शेक्सपियर से 10 साल पहले पैदा हुआ और 10 साल पहले इसकी डेथ हुई है। ये बहुत बड़ा नावलिस्ट और इससे हटकर ड्रामाटिस्ट और उसका प्रोज राइटर भी गुजरा है। जॉन लिली का जो मशहूर टर्म है वो यूफीज है। वो नाखुशगवार चीज़ों को भी खुशगवार लहजे में बयान करके पेश करता था। नेक्स्ट उसका है एनाटमी ऑफ विट और यूफीज एंड हिज इंग्लैंड। सर थॉमस मोर, ये 1478 को पैदा हुए, 1535 तक। ये बहुत बड़े प्रोज राइटर थे। इन्होंने एक वर्क लिखा है, इनके नाम से यूटोपिया मशहूर है। ये 1616 को इन्होंने लैटिन में लिखा था, फिर 1651 को इन्होंने खुद फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। ये वर्क बहुत मशहूर है और पीपीएससी में कई बार पूछा जा चुका है। यहाँ से पीपीएससी में जो सवाल पूछे जा चुके हैं, सर फ्रांसिस बेकन के बारे में पूछे जा चुके हैं, न्यू एटलांटिस और एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग्स। इधर यूफीज के किस से रिलेटेड है, और सर थॉमस मोर का यूटोपिया कि इन्होंने लैटिन में कब लिखा था, फिर ट्रांसलेट कब हुआ था। 1516 में लैटिन में लिखा, 1616 में लैटिन में लिखा, और सर थॉमस मोर का एक प्रोज वर्क मशहूर है, वो है यूटोपिया। पीपीएससी में कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट हमारे पास है सर फिलिप सिडनी। ये पोएट भी था, नॉवेलिस्ट भी था, और ज़्यादा मशहूर ये पोएट है, और इसके साथ साथ ये क्रिटिक्स भी मशहूर है। इनके वर्क हैं एस्ट्रोफल एंड स्टेला और आर्केडिया। नेक्स्ट हमारे पास हैं प्ले राइट्स। फ्रांसिस बियोमॉन्ट, ये ड्रामाटिस्ट थे। इन्होंने जॉन फ्लेचर्स के साथ मिलकर एक वर्क लिखा है, नाइट ऑफ बर्निंग पैसल। ये इसका वर्क याद रखना है कि किसके साथ मिलकर लिखा है इसने, उसका नाम क्या था। नेक्स्ट हमारे पास है थॉमस डेकर। ये ड्रामाटिस्ट थे। इनका एक मशहूर वर्क है शू मेकर्स हॉलिडे। ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों। नेक्स्ट हमारे पास है जॉन फ्लेचर। ये ड्रामाटिस्ट था और इसने फ्रांसिस बियोमॉन्ट के साथ मिलकर, अभी हमने ऊपर देखा है द मेड्स ट्रेजेडी विद शेक्सपियर और टू नोबल किन्समैन कई बार पूछा जा चुका है पेपर में। थॉमस हेवुड ये ड्रामाटिस्ट था। इसने एक वर्क लिखा है विमेन किल्ड विद काइंडनेस, एक औरत जिसको रहमदिली से मारा गया। और इस एज का एक और इम्पोर्टेंट राइटर बेन जॉनसन 1573 को पैदा हुए, 1637 तक। ये ह्यूमरिस्ट भी थे, ड्रामाटिस्ट और ह्यूमरस। इसकी एक खासियत थी सॉन्ग ऑफ सीलिया, और इसने और दो कॉमेडीज लिखी थी, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर
एवरी मैन आउट ऑफ ह्यूमर। थॉमस किड का कई बार ये पूछा जा चुका है कि स्पेनिश ट्रेजेडी किसने लिखी है, पेपर में पूछा जा चुका है, ये लिखी है थॉमस किड ने। जॉन लिली, अभी हम इसको देख कर रहे हैं, ये पोएट्स भी है और ड्रामाटिस्ट भी है। ये इसका मशहूर वही यूफीज है, एनाटमी ऑफ विट, यूफीज इन इंग्लैंड। क्रिस्टोफर मार्लो, ये इसके बारे में 2-3 सवाल इस तरह पूछे जा चुके हैं कि वो कौन सा राइटर है जिसने सारे ट्रेजेडीज लिखी हैं। क्रिस्टोफर मार्लो ने। और कई बार पूछा चुका है कि कौन सा राइटर है जो उस साल पैदा हुआ जब शेक्सपियर पैदा हुआ है, तो वो भी क्रिस्टोफर मार्लो है। और इसके 4 वर्क्स हैं, 4 ट्रेजेडीज हैं, यहाँ पर 3 मेंशन की हैं, डॉक्टर फॉस्टस, द ज्यू ऑफ द माल्टा और चैम्बरलैन। नेक्स्ट, विलियम शेक्सपियर, रिप्रेजेंटेटिव पोएट, ड्रामाटिस्ट, राइटर ऑफ द एज। ये इसके बारे में एक और पॉइंट बताता चलूं कि ये 23 अप्रैल 1616 को फौत हुआ था और 23 अप्रैल को यूनेस्को ने वर्ल्ड बुक डे के तौर पर मनाया और आज तक वही दिन मनाया जाता है, किताबों का आलमी दिन, 23 अप्रैल को, इस शेक्सपियर की वजह से। 1564 को पैदा हुआ, 1616 तक के ड्रामाटिस्ट भी था, पोएट भी था। इसके चंद वर्क्स के नाम हमने यहाँ मेंशन किए हैं। इसने 37 प्ले लिखे हैं, 154 सोनेट्स लिखी हैं, 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स लिखी हैं, हैमलेट, मैकबेथ, किंग लियर, टेम्पेस्ट एंड मेनी अदर वर्क्स। जॉन वेबस्टर, ये ड्रामाटिस्ट गुजरा है। इसका एक वर्क है डचेस ऑफ मेल्फी, इसको याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है पोएट्स, इस एज के पोएट्स। सैमुअल डैनियल, इसने वर्क लिखा है डिफेंस ऑफ राइम, ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है। थॉमस लॉज का वर्क है रोजालैंड, ये भी लीस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जस्ट एक नज़र देखना। विलियम शेक्सपियर, क्योंकि ये पोएट्स भी था, ड्रामाटिस्ट भी था, इसने सोनेट्स लिखी हैं, 154 सोनेट लिखी हैं और 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स लिखी हैं, ये याद रखना है। सर फिलिप सिडनी, ये नॉवेलिस्ट भी था और पोएट भी था। स्ट्रोफल एंड स्टीला, आर्केडिया, पीछे हम ये देख भी चुके हैं, ये इसके वर्स हैं। एडमंड स्पेंसर, बहुत अच्छा राइटर इस एज का, इसका जो मास्टरपीस है वो फेरी क्वीन है, शेफर्ड्स कैलेंडर है। सर थॉमस येट, इसने सर्टेन साम्स लिखे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इस रेनेसां एज के अंदर जो इवेंट्स की टाइम लाइन है, जो इवेंट्स हुए हैं उनकी एजेस के साथ साथ हम वो मेंशन करेंगे, इसको देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स हैं, डेट्स वाले जो होते हैं टाइम लाइन इवेंट्स। 1434 को मेडिसी फैमिली becomes the head of the city state of फ्लोरेंस, इटली, क्योंकि यहीं से रेनेसां स्टार्ट हुई थी और एक फैमिली थी मेडिसी फैमिली के नाम से मशहूर थी और उनको हेड बनाया गया था 1434 में। सवाल ये पैदा होता है कि 1434 में सिटी स्टेट ऑफ फ्लोरेंस का हेड किसको बनाया गया था, कौन सी फैमिली थी, तो मेडिसी फैमिली थी, ये याद रखना है। 1450 में जोहान्स गटनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस इजाद किया है, ये पॉइंट याद रखने का है। और एक सवाल आता है कि ओटोमन एम्पायर ने, उस्मानिया सल्तनत ने, जो कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसको कोस्तंतुनिया कहते हैं उर्दू में और इसका मौजूदा नाम है इस्तांबुल, ये कब इसके ऊपर कब्जा किया था, और ये इससे पहले 1453 से पहले इसके ऊपर बेजेंटाइन एम्पायर काबिज थी। नेक्स्ट हमारे पास है कि डेसिडेरियस एरेस्मस, इसको सिंपली हम एरेस्मस के नाम से जानते हैं, ये बहुत बड़ा ह्यूमनिस्ट गुजरा है।
और इन्होंने न्यू टेस्टामेंट को ग्रीक में ट्रांसलेट किया है। नेक्स्ट है हमारे पास लोरेंजो डी मेडिसी। ये हेड बन जाता है सिटी स्टेट फ्लोरेंस का। ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पैट्रन ऑफ आर्ट्स। और 1485 ये मैं पहले बता चुका हूँ, ट्यूडर डिनास्टी आई थी। 1485 को वार ऑफ रोजेज एंड हुई थी और 1485 को थॉमस मोर की मोर्टी डी आर्थर को भी पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट हमारे पास है 1492। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका डिस्कवर किया था, वे ऑफ नेक्स्ट हमारे पास है 1495 में क्या हुआ था। 1495 में लियोनार्डो दा विंसी का इम्पोर्टेंट एक बहुत ही पेंटिंग थी जिसका नाम है लास्ट सुपर, वो बनाई पेंट की गई थी। और 1498 को वास्को डे गामा इंडिया पहुंचे। कैसे? पुर्तगाल से अफ्रीका के रास्ते, ये पुर्तगीज थे। ये पेपर में पूछा जा चुका है कि वास्को डे गामा कहाँ के थे और कब वो इंडिया पहुंचे हैं। ये पॉइंट्स इसके याद रखने के हैं। माइकल एंग्लो, ये पेंटर था बहुत बड़ा। इन्होंने 1501 में स्कल्पचर्स डेविड पेंटिंग की है, वर्क शुरू किया है। 1503 में फिर अगेन लियोनार्डो दा विंसी इन्हें मोनालिसा, एक पेंटिंग है खूबसूरत सी, वो बनाई है। 1509 में इरेस्मस जो ह्यूमनिस्ट थे, इन्होंने एक वर्क लिखा है प्रेज ऑफ फुली, प्रेज ऑफ फुली। 1511 में रेफाइल पेंटिंग हिज मास्टरपीस द स्कूल ऑफ एथेंस, स्कूल ऑफ एथेंस की पेंटिंग की है रेफाइल ने, इसका ये मास्टरपीस शाहकार माना जाता है। 1516 में सर थॉमस मोर ने अपना वर्क यूटोपिया पब्लिश किया था, जो कि एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है। और नेक्स्ट है 1517 को मार्टिन लूथर किंग जो थे, उन्होंने 95 theses on the doors of the church Wittenberg. This signals the start of the Reformation. ये रिफॉर्मेशन मूवमेंट के लीडर थे, मार्टिन लूथर फॉलोवर थे, सपोर्टर थे। और इन्होंने विटनबर्ग, जर्मनी का एक जर्मनी के अंदर एक शहर है विटनबर्ग, वहाँ पर एक चर्च था, उसके दरवाजे के ऊपर 95 लिख दिया था, जो कि उनके यहाँ ये रिफॉर्मेशन की एक अलामत थी। और नेक्स्ट है हमारे पास फर्डिनांड मैगलन। ये वास्को डे गामा के बाद इन्होंने 1519 में अपना एक दुनिया के गिर्द वैज शुरू किया, समंदरी किया। लास्ट स्लाइड हमारे पास टाइमलाइन जो हम देख रहे थे। 1527 में क्या हुआ था? रोम इज अटैक्ड बाय द ट्रूप्स ऑफ होली रोमन एम्परर चार्ल्स फिफ्थ। चार्ल्स फिफ्थ जो रोमन एम्परर थे, उन्होंने रोम के ऊपर अटैक कर दिया 1527 में। 1534 को क्या हुआ था? हेनरी एट्थ सेपरेट्स चर्च ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम द कैथोलिक चर्च ऑफ रोम। एक इम्पोर्टेंट वाक्य है कि हेनरी एट्थ ने चर्च ऑफ इंग्लैंड को कैथोलिक चर्च जो था रोम का, उससे सेपरेट कर दिया। और नेक्स्ट और क्या वर्क हुआ है कि वो निकोलस कोपरनिकस ने, जो एक बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन थे, उन्होंने साइंटिफिक थ्योरी दी थी सोलर सिस्टम के ऊपर। और थॉमस होब्स के बारे में पूछा जाता है अक्सर, इनके वर्क के बारे में कि लेविएथन जो वर्क है ये किसने लिखा है? थॉमस होब्स ने। 1558 को क्या इंसिडेंट हुआ था? एलिजाबेथ वन को क्वीन बनाया गया था इंग्लैंड की। और 1588 को स्पेनिश आर्मेडा हुआ था, ये थे डिफीटेड बाय इंग्लिश नेवी। 1599 को विलियम शेक्सपियर ने ग्लोब थिएटर बनाया है।
और 1610 को गैलीलियो ने मून्स डिस्कवर किए थे जुपिटर के, और 1618 में क्या हुआ था, 30 इयर्स वार शुरू हुई थी, 30 ईयर वार शुरू हुई थी इंग्लैंड में। ये था हमारा आज का टॉपिक। होप सो ये वीडियो साबित होगी। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।